हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान में। तो आज आपकी ये आरसीसी की दूसरी क्लास है और आप सभी की डिमांड पर हम यूपी त्रिपुरा जी 2024 के लिए आरसीसी सब्जेक्ट को स्टार्ट किए हैं और बहुत ही आराम से, बहुत ही कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, आराम से आरसीसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और जो आरसीसी सब्जेक्ट के आपके अंदर डर बसा हुआ है उस डर को हम आपके ख़त्म करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग आपको दिखाएंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरसीसी से बना था वो कौन कौन से क्वेश्चन थे, ताकि आप आरसीसी पढ़ रहे हो ना, तो यूपी जेई के लिए आप अगर आरसीसी पढ़ रहे हो तो एक बार आपको जानना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं या सॉरी कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आपको एक बात और बता दूं, आरसीसी सब्जेक्ट के अंदर आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप वहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं, कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा कि आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। मतलब न्यूमेरिकल जो आएगा भी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल रहेंगे कि आप उन न्यूमेरिकल को बना पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को ना, क्योंकि आपको वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ तो है नहीं। ठीक है, तो आपको अपने हाथ से ही कैलकुलेशन करनी है, अपने हाथ से ही आपको कैलकुलेशन करनी है। तो इसीलिए आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आप आराम से जो है अपने पेन से, कॉपी पेन से आप रफली उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। तो आप इसके लिए न्यूमेरिकल के लिए टेंशन ना लो, मैं ऐसे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और इतने हार्ड न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है, इतने वो कि आपको, आप यहाँ तो मान लो अभी आपके पास कैलकुलेटर है, अपने रूम पे बैठे हो, अपने कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लिए, पर आपको वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा तो आरसीसी से उतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। आईएएस कोड के अकॉर्डिंग कंटेंट, आईएएस कोड के अकॉर्डिंग टॉपिक आपसे रहेगा। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा आईएएस कोड और कुछ बेसिक मेटल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले आज हम आपको यूपी त्रिपुरा से जेई में जो क्वेश्चन आ चुके हैं आरसीसी के, उन क्वेश्चनों को दिखाऊंगा। कुछ आपके पिक्टोरियल एमसीक्यू भी होंगे, पिक्टोरियल एमसीक्यू भी आपको एग्जाम में आए हुए हैं। मतलब कि फिगर बना करके क्वेश्चन जो पूछता है उसको हम लोग पिक्टोरियल एमसीक्यू कहते हैं, वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ हम आपको इसी क्लास के तहत पिक्टोरियल एमसीक्यू भी कराएंगे जो अन्य भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बस आपका एक दायित्व ये बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो कल की क्लास जिन बच्चों ने, जिन हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने नहीं देखी है वो कल की क्लास ज़रूर देख लें। उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था और सिलेबस को डिस्कशन किया था कि हमारा क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि आरसीसी जो आप वहाँ पे डिप्लोमा क्लास के अंदर आप 3 सालों में पढ़ते हो, वहाँ पे यहाँ पे हम आपको बहुत ही कम समय में पूरा पढ़ना होता है। तो आरसीसी हमें उतना नहीं पढ़ना, पर जो हमारा यूपीजी सिलेबस कहता है उसको ज़रूर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कल क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी है, क्योंकि वहाँ से आप अपने नोट्स में वो सिलेबस अपना ऐड कर लीजिए कि हमको ये सिलेबस हमारा पढ़ना है। ठीक है, उसको आप टिक करते चलिए, क्योंकि आप पूरा पढ़ने बैठोगे आरसीसी तो कभी नहीं पढ़ पाओ। जो आपका आरसीसी यूपीजे सिलेबस में है उसके तहत हम कराएंगे और कुछ ऐसे भी टॉपिक होंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो मैं उनको भी करा दूंगा, पर सिलेबस के इर्द गिर्द हमारा कंटेंट रहने वाला है। ठीक है, ये क्लास नंबर 1 है और आज हम क्लास नंबर 2 करें। सबसे पहले आपको हम क्वेश्चनों को दिखाते हैं कि कल नहीं, मतलब जो आपका 2018 का आज पेपर मेरे पास है, तो 2018 में जो भी आरसीसी के क्वेश्चन आए हुए हैं सबसे पहले हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो जो भी 10 से 12 क्वेश्चन हो यूपी त्रिपुरा के, और हम लोग एसएससी जेई जो अभी आपका मेंस एग्ज़ाम हुआ है उनके भी क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आप जान जाओ आरसीसी पढ़ने जा रहे हो क्वेश्चन कैसे बनता है, ताकि आप जब पढ़ो तो थोड़ा इंटरेस्ट आए कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं, कहीं किसी से भी आप पढ़ रहे हो, आपको पहले एक बार जो आपके एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देख लेना चाहिए। जैसे मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप एसएससी जे के 3-4 सालों के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो कि आप आरसीसी पर कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट हो रहा है तो आप देखो कि जो हमको पढ़ाने वाला है क्या हमारे पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को ट्रैक कर रहा है या नहीं कर रहा, बस वो बना बनाया कंटेंट उससे पढ़ाते चला जा रहा है। तो अपडेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इसीलिए आप सभी को उन क्वेश्चनों को दिखा देता हूँ कि वो क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यह है,
सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई ये आपका है, आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिए कि ये आपका देख के समझ में आ गया होगा कि ये आपका स्लैब का क्वेश्चन है। स्लैब का क्वेश्चन है और स्लैब में आपने पढ़ा होगा एक 1 वे स्लैब, एक आपने पढ़ा होगा 2 वे स्लैब, तो उसी के बेस पे है। तो आपको पता है 1 वे स्लैब में आपका क्या होता है कि आपका Ly/Lx जो आपका होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होता है, और 2 वे स्लैब में क्या होता है आपका Ly/Lx आपका लेस देन 2 होता है। अभी मैंने आपको पूरा चीज़ें नहीं पढ़ाई है, पर आपको मैं जब क्वेश्चन करा रहा हूँ थोड़ा समझा दे रहा हूँ, ताकि जब आप थ्योरी पढ़ोगे, जब आप आगे हमारा कंटेंट पढ़ोगे तो आप एक ट्रैक कर पाओगे, अपने आप को सिमिलर कर पाओगे कि हाँ जो क्वेश्चन आया है उसी के इर्द गिर्द हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन आप पढ़ो, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 which of the following equation is correct for 1 way slab, consider its ratio of longer span to shorter span। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो आपका हो जाएगा वो 1 वे स्लैब के लिए सही हो जाएगा, जो आपने देखा होगा। ठीक है कि आपका अब ये स्पेन मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, मूवमेंट कौन सी लॉन्गर स्पेन है, कौन सी क्या है, अब हम जब आगे पढ़ेंगे स्लेब में तो वहाँ डिस्कस करेंगे। मेन मेरा जो मकसद है आपको ये बताना कि स्लेब में सिंपल से क्वेश्चन ये आ गया कि 1 वे स्लेब क्या होता है, 2 वे स्लेब क्या होता है। अब स्लेब में मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, स्लेब की और भी ज़्यादा बातें जो होंगी हम लोग अपने कंटेंट में पढ़ेंगे। तो बस आपको ये समझना था कि स्लेब से ये क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था 2018 के एग्ज़ाम जब आपका हुआ था तो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो फिगर दे रखा था, आपको पहचानना था। ठीक है, आपको फिगर आपको इस तरीके से दे रखा था, आपको इसको पहचानना है। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये फुटिंग का फिगर है, 4 फिगर आपको दे रखी थी। क्वेश्चन पूछा था कि इसमें आपकी कंबाइंड फुटिंग कौन सी है, क्या पूछा था, कंबाइंड फुटिंग इसमें से कौन सी है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं पिक्टोरियल MCQ, क्या कहते हैं, पिक्टोरियल, मतलब कि फिगर बना करके आपको पूछा है। तो कंबाइंड फुटिंग में कौन सी है, आप फिगर देखो, आप देखोगे। अच्छा, काफ़ी लोग हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज रहते हैं, तो आपके UP-JEE में आपका पेपर अगर इस तरीके से ऑफलाइन होता है OMR सीट पे, तो आपका जो पेपर आता है एक तरफ पे इंग्लिश लिखी रहती है, एक तरफ पे हिंदी लिखा रहता है, आप दोनों भी देख सकते हो। तो आप देखोगे ये जो मेरे भाई फुटिंग है, ये आपकी फुटिंग को क्या कहते हैं, इस फुटिंग को हम लोग कहते हैं स्टेप फुटिंग। क्या कहते हैं, आपकी स्टेप्ड फुटिंग होती है। तो ये आपका कंबाइंड फुटिंग नहीं होती है। कंबाइंड फुटिंग मतलब क्या होगा कि दोनों फुटिंग के लिए, या मान लो अगर आपका 2 कॉलम है तो उन दोनों कॉलम के लिए एक ही फुटिंग डाली जाए और उस फुटिंग के ऊपर आपके ये कॉलम स्टैंड किए जाएँ, तो वो आपकी होती है कंबाइंड फुटिंग। तो ऐसी फिगर जहाँ बन रही होगी वही आपका आंसर होगा। आप ये देखो, ये आपकी कैसे, ये अलग अलग हैं, इनकी सबकी अलग अलग फुटिंग है। तो ये कौन सा है, हो गया आइसोलेटेड, इन्हें कहते हैं, जो अलग अलग होती हैं। ठीक है, और ये भी देखो अलग ही हैं, मतलब यहाँ तो लगातार बना दिया था लाइन में, यहाँ पे एक अलग दे रखा है, तो ये भी आपका कंबाइंड फुटिंग नहीं है। पर आप देखोगे आपकी जो ये फिगर है, आप देखोगे यहाँ पे आप ट्रैक कर पा रहे होगे कि ये जो कंबाइंड फुटिंग है इनकी, मतलब इन दोनों कॉलम के लिए एक ही फुटिंग डाली गई है और एक ही फुटिंग के ऊपर दोनों कॉलम को स्टैंड किया जा रहा है, तो ये इनको हम लोग कहते हैं कंबाइंड फुटिंग। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि आपका फिगर बना के दे देगा, पूछेगा कौन सी फुटिंग है, कौन सी कैसे क्या। अब ये लोग फुटिंग का पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है, 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब का फिगर बना के पूछ ले। तो आपको पिक्टोरियल MCQ के बारे में भी मैं आपको कराऊंगा इसी के तहत। फिर अगला क्वेश्चन है शटरिंग के बारे में, इमेज कौन सी इमेज शटरिंग के बारे में बता रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे A है आपकी शटरिंग, ठीक है, कौन सी है, B है शटरिंग, C है शटरिंग की, D आपका शटरिंग है। शटरिंग क्या होता है कि जो आपकी कंक्रीट को क्या करता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो कंक्रीट होती है, जब हमारी ताज़ा फ्रेश कंक्रीट होती है, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो स्वयं में खड़ी हो पाए या स्वयं में अपने आप को स्थिरवान कर पाए, अपने आप में एक स्टेबिलिटी हो। उसको हमें सपोर्ट देना पड़ता है कि कुछ समय के लिए उसको एक सांचे में, एक ढांचे में रखना पड़ता है ताकि उसी से बाहर बह के ना जाए। आपने देखा हो कॉलम में एक फर्माबंदी होती है, बगैर चारों तरफ से लगा के उसके अंदर कंक्रीट को पोर कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए, आपने पढ़ा होगा कि अगर आपका वर्टिकल कॉलम है या वर्टिकल कोई फेस है, उसके लिए 24 to 48 आवर्स तक हम लोग उसकी फर्माबंदी को आसपास से हटाते नहीं हैं। तो वही आपका है। तो शटरिंग यहाँ पे आप कौन सा देख रहे हैं, ये सारे तो सपोर्ट हैं आपके, ये सब आपके सपोर्ट में आते हैं। ये आपके यहाँ पे देख रहे हो इस फिगर में आपका क्या हो रहा है, ये कॉलम, ये आपका कॉलम है, आपकी बीम यहाँ पे पड़ रही है, पर ये भी आपका शटरिंग का फिगर नहीं है। जो यहाँ पे शटरिंग का फिगर यूपी यूनिवर्सिटी ने माना है और जो आपका सही है वो फिगर आपकी ये है कि यहाँ पे आपकी जो शटरिंग है ये आपकी शटरिंग हो रही है। आपका कोई कॉलम है,
उसको चारों तरफ सपोर्ट कर दिया गया है और उसके अंदर कंक्रीट को पोर किया जा रहा है। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि आपका ये शटरिंग का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया कि अभी आपके एग्जाम में आया हुआ था। एक क्वेश्चन आपका स्लैब का, 3 क्वेश्चन आपका होता हुआ। देखो मैं आपको स्टार्ट करूँगा, आपको लग रहा होगा कि आप पहले क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप समझो कि क्वेश्चन आरसीसी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो आप पढ़ रहे हो सही है कि नहीं सही पढ़ रहे हो। ठीक है मेरे भाई। और और अगर आप क्वेश्चन एक बार समझ लोगे कि हाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आसानी होगी आगे ट्रैक करने में। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ तो थोड़ा आपको एक वो रहेगी कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर रखा हूँ, मेरे एग्जाम में आ रखा है। अब ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, IS कोड का क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट IS कोड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। एज पर IS कोड 456/2000 प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस नंबर इन M15 M25 M30 ETC। ये आपका क्या है, ये ग्रेड है। M आपका क्या होता है, M आपका जो होता है यहाँ पे M मतलब होता है मिक्स। और 15 आपका क्या है, 28 डेज पे आपकी कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। तो कह रहा है कि ये रिफ़र कर रहा है करेक्टरिस्टिक कंप्रेस, देखो आगे क्वेश्चन लिखा भी हुआ है कि करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइज क्यूब आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ कितने दिन के बाद। तो मेरे भाई जो आप ये पढ़ते हो M15 M20 M25, यहाँ पे M आपका क्या होता है, ये मिक्स होता है। ठीक है, जैसे आपने मिक्स ग्रेड पढ़ा होगा, नॉमिनल मिक्स और आपका डिजाइन मिक्स, तो यहाँ पे आपका मिक्स होता है। ये है 15 मतलब क्या हो गया कि अगर आप 150 mm का क्यूब बना करके, ठीक है, और उसको अच्छे से उसकी क्वेरिंग करके 28 डेज के बाद उसकी जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालोगे तो उसकी मिनिमम जो आपकी निकल के आएगी वो 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर उसकी निकल की स्ट्रेंथ आएगी। कितने दिन पे हम लोग ये करते हैं, तो 28 डेज पे करते हैं। तो क्वेश्चन भी आपका पूछा है कि 28 डेज, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आपने देखा IS कोड का क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पे IS कोड की बातें भी आपको बताऊँगा कि IS कोड में डायरेक्ट आजकल है क्या ना, आजकल अभी आप SSC JEE मेंस का पेपर देखोगे, पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, पेपर आसान है पेपर, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठो ना तो पेपर आसान वाला भी टफ लगता है। तो आप अच्छे से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, वर्तमान सिचुएशन को समझते हुए पढ़ोगे, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको लगता टफ है, पर आप जब समझ के पढ़ोगे इत्मीनान से कि क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझनी है, काफ़ी चीज़ रटने वाली भी हैं, उनको डेटा याद करने वाली हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग आपको करते चलेंगे, आराम से आपका आरसीसी सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप क्वेश्चन आप समझ गए ना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, अब ये क्वेश्चन देखो, कंक्रीट का ग्रेड काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और लड़के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चन होता है आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट से, मतलब IS कोड में बातें लिखी हुई हैं कि आपका जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसको डिफाइन किया गया है अलग अलग से। एक को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, आपकी ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है। एक आपका होता है स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फिर एक आपका होता है आपका हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंक्रीट, हाई स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। आगे मैं डिस्कस करूँगा कि क्या अमेंडमेंट हुआ है, अब आपका क्या रहने वाला है, पर यहाँ पे एक सिंपल चीज़ें आपने समझ ली कि जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो 3 तरीके से होती है, ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अब ऑर्डिनरी में कुछ ग्रेड ऑफ कंक्रीट आएंगे, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट उसके अंदर कुछ नॉमिनल मिक्स आपके ग्रेड आएंगे, फिर एक होता है हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट उसके अंदर आपका कुछ आएगा। मैं अभी आपको बस इतना ही बताते चलूँगा कि क्वेश्चन आपका पूछा है कि चूज द अप्रोप्रिएट मिक्स डिजाइन ग्रेड एज पर IS कोड फॉर ऑर्डिनरी कंक्रीट, मतलब आपका जो साधारण कंक्रीट है उसके लिए उपयुक्त मिक्स डिजाइन ग्रेड कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि M10 से लेकर के M15 और M20 ये तीनों ग्रेड आपके जो हैं किस में आते हैं, आपके ऑर्डिनरी ग्रेड में आते हैं। M10 M15 M20 ये आपके तीनों ग्रेड किस में आते हैं, आपके ऑर्डिनरी ग्रेड में आते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि पहले स्टैंडर्ड में कितना था, अब कितना हो गया है, M65 किस में आता है, अब कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। पर आपने देखा ये क्वेश्चन भी आपका डिज़ाइन हो चुका है, तो मैं आगे आपको इसको बताऊँगा। पर आपको यहाँ पर बस इतना समझना है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट में आपके 3 ग्रेड आते हैं, M10 M15 एंड M20। और वैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आपका होता है वो क्या होता है, 3 तरीके से होता है, एम ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट और आपका हाई स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इस तरीके से आपका डिसाइड होता है।
अब ये क्वेश्चन है, फुटिंग का क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है पर थोड़ा इसमें दिमाग लगेगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, यू हैव टू फाइंड, जिसको हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़ सकता है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ रीइंफोर्समेंट दैट इज गिवन बाय द प्रिंसिपल बैंडविड्थ टू कंप्लीट रीइंफोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन, व्हाट वुड बी द रेशियो गिवन दैट फुटिंग रेशियो ऑफ लार्ज साइड टू स्मॉल साइड। देखो ये क्वेश्चन आपका है कि आप जब रेक्टेंगुलर फुटिंग कहीं पे आप देते हैं तो उसके अंदर जो आपकी रेक्टेंगुलर फुटिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, रीइंफोर्समेंट देने का तरीका होता है। ठीक है, तो उसके अंदर रीइंफोर्समेंट जो हम लोग देते हैं वो कुछ इस तरीके से देते हैं, मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि आप जो लेंथ के अकॉर्डिंग आपका जो रेशियो होता है, आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला 2/β+1, आपने ये पढ़ा होगा। और यहाँ पे बीटा जो होता है, बीटा आपका रेशियो होता है लार्जर साइड का स्मॉलर साइड के साथ में। ठीक है, इस रेशियो को दे रखा है 5.2। जब आप 2/5.2 + 1 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2/6.2। मैंने आपको कहा था कि कैलकुलेटर नहीं दिया होता, तो जब कैलकुलेटर नहीं दिया होता तो ये न्यूमेरिकल आसान है। कैसे, देखो ये हो जाएगा 20/62, आप 2 से काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा आपका 31। आप 31 से इसमें 10 में डिवाइड करोगे तो 0.32 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका होगा। मतलब आपको 2/β+1 याद करना है, ये एक का तरीका होता है। तो मैं आपको जब आगे फुटिंग का चैप्टर आपको जब बताऊंगा तो उसमें ये फार्मूला वहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कैसे क्या होता है। अभी आपको फ़िलहाल इतना समझना है कि फुटिंग से ये क्वेश्चन आया था और ये न्यूमेरिकल आसान है, ज़्यादा कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखो ये मैंने थोड़ा इसका डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे रेशियो ऑफ रीइंफोर्समेंट डेट विल बी रिक्वायर्ड इन द सेंट्रल विथ बैंड एंड टोटल रीइंफोर्समेंट इन द शॉर्ट डायरेक्शन गिवन बाय, मतलब कि सेंट्रल विथ बैंड, समझ रहे हो, ये आपका रीइंफोर्समेंट जब यहाँ पे दिया जाता है तो यहाँ पे ये आपका होता है सेंट्रल में, सेंट्रल बैंड में। ठीक है, सेंट्रल में। उसके बाद टोटल रीइंफोर्समेंट आपका कितना दिया गया, उसका जो रेशियो होता है वो 2/β+1 होता है। जहाँ पे आपका मेरे भाई बीटा जो होता है वो लॉन्गर साइड LY, शॉर्टर साइड LX, इन दोनों का रेशियो होता है। तो इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है, आपको निकालना क्या था कि आपने सेंट्रल में कितना रीइंफोर्समेंट डाला है और ओवरऑल आपने कितना रीइंफोर्समेंट यहाँ पे पूरे में डाला है। ठीक है, उसका आपको रेशियो निकालना था। तो आपने इस तरीके से निकाला 2/β+1 से, जहाँ पे बीटा आपने रख दिया कि आपका बीटा LY/LX है। क्वेश्चन में आपको LY/LX का मान दे रखा था 5.2, आपने रखा, आपका 0.32 आंसर आ गया। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा बस आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन था, आपको आगे मैं इसको अच्छे से डिस्कस करूँगा। अब ये क्वेश्चन है बॉन्ड का। ऐसा तो हो ही नहीं सकता RCC का सब्जेक्ट किसी एग्ज़ाम में आए और वहाँ पे बॉन्ड से क्वेश्चन न पूछा जाए। ये जो आपका डेवलपमेंट लेंथ वाला टॉपिक है ना, ये काफ़ी आराम से हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछता है और ज़्यादा कोई टफ या हार्ड कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना ज़रूरी है। अच्छा, होता क्या है कि आपकी कंक्रीट होती है और कंक्रीट के अंदर हम लोग रीइंफोर्समेंट को अंदर डाल देते हैं। अब कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो और यहाँ पे मान लो कोई पुल आए या कोई टेंशन फोर्स लगे तो ये निकल के बाहर ना जाए, उसके लिए ये हमें देखना होता है कि कितने लंबाई तक, आखिर कितने लेंथ तक हम लोग इसके अंदर इस रीइंफोर्समेंट को अंदर डालें ताकि हमारी जो डेवलपमेंट इंश्योर हो जाए और हमारी ये रीइंफोर्समेंट बाहर निकल के ना जाए। उसके लिए यहाँ पे हमारा कंसेप्ट लगता है स्ट्रेंथ कॉम्पेटिबिलिटी का। हालांकि यहाँ पे इतना आपको जानना नहीं ज़रूरी, यहाँ पे बस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे फेलियर हो जाता है बॉन्ड का, तो क्या कारण होता है, किन वजहों से फेलियर होता है, उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि देयर इज़ फेलियर इन द बॉन्ड ऑफ बीम, which of the following option would help you enhance the bond strength in such scenario। अगर आपका बॉन्ड में फेल हो रहा है बीम आपका, तो उस सिनेरियो के केस में अगर आपको स्ट्रेंथ को इन्हेंस करना है, आपको अपने फेलियर से बचाना है, तो क्या करना होगा। हम लोग उस कंडीशन में क्या डेप्थ ऑफ बीम को डिक्रीज करेंगे, नहीं मेरे भाई। यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर, अभी देखते हैं इसका। इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बीम, ये भी नहीं करेंगे। यूजिंग थिकर बार बट लेस इन नंबर, मेरे भाई ये हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग करते क्या हैं कि देखो
हमका टारगेट हमारा क्या होता है कि जितना ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया मतलब SSA बढ़ेगा, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। जब कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो हमारी बॉन्ड में फेलियर होने की चांसेस कम होगी। इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ बार को बढ़ा देते हैं पर उनको थिनर कर देते हैं। आपको पता होगा पार्टिकल जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही अधिक होगा, इसलिए हम बार को पतला कर देते हैं पर नंबर ऑफ बार को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है उनके पर इंडिविजुअल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसके पीछे कंसेप्ट होता है। बाकी और इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या चीज़ें हैं, हम सारी चीज़ें आपको आगे के सिलेबस में डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारा ये क्लास है इसमें बस हम ये समझ रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ताकि जब आप उन क्वेश्चनों को समझे रहोगे और उस टॉपिक जो आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग एक्टिवेट रहेगा कि हाँ इन टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये आया हुआ है। हालांकि हम पढ़ेंगे तो सब, पर आप जब इस प्रकार क्वेश्चनों को देख ही रहोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपना इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट और एंड आपका स्टील लिमिट स्टेट मेथड में कितना होता है। तो आप सबको पता होगा कि लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग स्टील के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं आपका 1.15 होता है और आपका कंक्रीट के लिए कितना होता है तो 1.5 होता है। तो यहाँ पे आपका कंक्रीट के लिए 1.5 हो गया, स्टील के आपका 1.14, आपका 15, ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता हुआ। तो ये भी आपका 3 नंबर में है। तो कोई थोड़ी ये था, काफ़ी लोग कह रहे थे पेपर जो है टफ आएगा या जो है, तो कहने वाले कहने दिया करो, पर आप एक बार PYQ देखो, PYQ के ही आसपास गिर्द आपका क्वेश्चन आपका पेपर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये प्रीस्टेस क्वेश्चन है। तो इसमें डायरेक्ट आपको सिंपल सा पूछ लिया है एक उनको, अगर आपने थोड़ा बहुत जैसे होता है ना, कभी कभी आप लोग करते क्या हो कि सिलेबस नहीं देखते हो, बस आप RCC पढ़ लिए और मान लो सिलेबस में कोई ऐसा पॉइंट लिख रखा है, जैसे मान लो बहुत से लोग कहते हैं प्रीस्टेस हम नहीं पढ़ के जाएंगे, तो प्रीस्टेस अगर आपने लिख रखा है सिलेबस में प्रीस्टेस, तो अगर आपने थोड़ा बहुत प्री स्ट्रेस के बारे में जान लिया कि प्री स्ट्रेस तकनीक होती क्या है, इसमें प्री टेंशनिंग क्या होती है, पोस्ट टेंशनिंग क्या होती है। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके न्यूमेरिकल लगाओ, आप इसके पूरा डेप्थ तक जाओ, बस आप सिंपल ओवर समझ लो कि प्री टेंशन में कितना नंबर, आप कौन सा ग्रेड यूज होता है, M40 होता है, M30 होता है, नॉमिनल कवर कितना होता है, सिंपल बातें। तो मैं आपको इतना क्वेश्चन बता दूंगा। देखो ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन पूछा है इसमें बिल्कुल, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंक्रीट द स्ट्रेंथ इज एडेड बाई प्लेसिंग द केबल स्टील रॉड एंड वायर इन द कंक्रीट बिफोर इट सेट। मतलब कि कंक्रीट अभी सेट नहीं हुई, इसके सेट होने से पहले, आप हिंदी में देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंक्रीट के सेट होने से पहले उसमें केबल स्टील की छड़ तारों को रख कर मजबूती दी जाती है। तो ऐसा हम किस में करते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाता है आपका मेरे भाई, सही उत्तर आपका हो जाता है। तो ये आपका जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है वो आपका हो जाता है आपका सही उत्तर, ठीक है। और रीइंफोर्स में क्या होता है आपका, रीइंफोर्स कंक्रीट आप तो समझते ही हो कि आपकी मान लो ये बीम है, अगर मान लो आपकी बीम है, यहाँ पे कोई ट्रांसवर्स लोडिंग आई तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें बेंडिंग होती है। और आपको पता है कि कंक्रीट हमारी कंप्रेशन में तो स्ट्रांग होती है पर टेंशन में कमज़ोर होती है, इसीलिए न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हम लोग यहाँ पे रीइंफोर्समेंट दे देते हैं और उसकी आपकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है, इंश्योर हो जाती है। तो आपका RCC है, ठीक है। प्री स्ट्रेस में आपने देखा होगा, प्री टेंशनिंग पढ़ता होगा, प्रो टेंशनिंग आपने पढ़ना होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जिसने अगर मान लो जिसने थोड़ा बहुत प्री स्ट्रेस के बारे में बस एक झलक देख लिया होगा क्या होता है प्री स्ट्रेस, केबल ओबल कहाँ यूज होता है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, आराम से हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ सिलेबस में जो पॉइंट लिखा है उस पॉइंट को ज़रूर एक बार आप पढ़ लीजिए, कभी कभी सिलेबस से ऐसे उठा के दे देता है। तो आपका ये UP त्रिपक्षी JEE में जो क्वेश्चन आया था लगभग मैंने, अच्छा एक क्वेश्चन और है, ठीक है, आगे में फिर उससे अब ये क्वेश्चन है, देखो ये डेवलपमेंट लेंथ का ही कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ में एक आपका एंकरेज वैल्यू आता है। एंकरेज वैल्यू क्या होता है, कभी कभी होता क्या है कि डेवलपमेंट लेंथ देकर भी आपकी डेवलपमेंट लेंथ देने के बावजूद आपको क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई ऐसा केस बन जाता है कि डेवलपमेंट हमने दे दिया, लेंथ हमने प्रोवाइड कर दी, पर तभी भी बॉन्ड इंश्योर नहीं हो पाता है। तो उस केस में थोड़ा बहुत एंकरेज वैल्यू होती है, उसका यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि रीइंफोर्समेंट होता है, उसको हम लोग
कुछ लंबाई तक लेके फिर उसको ऐसे मोड़ देते हैं 45 डिग्री पे, फिर उसको 90 डिग्री पे, फिर पूरा आपका यू हुक दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। अगर मान लो 45 डिग्री का है तो उसके लिए हम लोग 4 5 नंबर ऑफ बार डाई ऑफ बार होता है ये, और 90 डिग्री उसके लिए हम लोग 8 5 होता है। यहाँ पे आपको 25 mm डायमीटर बार, बाकी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ इतना समझना है ये कैसे 100 आया 200 आया। तो 4 5 होता है 45 डिग्री के लिए, 8 5 होता है आपका 90 डिग्री के लिए, और आपका 135 डिग्री के लिए आपका हो जाएगा 12 5, और 16 5 आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड हुक के लिए होता है। तो यहाँ पे पर 25 mm डायमीटर बार है तो 25 चौको 100 एक हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये भी आपका डेवलपमेंट कंसेप्ट का लेंथ है का कंसेप्ट का क्वेश्चन है, आपने ये भी डिस्कस किया। तो लगभग 1 और आपका 2 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, उसके बाद 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन। तो ये मेरे भाई जो आपका पेपर, ये आपका जो पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल जेई का, अभी 2022 में हुआ था, 18 की वैकेंसीज थी, तो उसमें ये क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन आरसीसी के आए थे। तो मैंने आपको डिस्कस किया, आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन थे। तो पर ये आपका क्या है, ओल्ड पैटर्न है, पर हमें लगता है ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आपने देखा है कि न्यू जो पैटर्न आया है बस यही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कम हो गए हैं। 65 क्वेश्चन आपका था, अब पहले क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन आपका था 150 क्वेश्चन होता था, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता था। सॉरी मैंने कहीं कहीं 3 नंबर आपको बता दिया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर आपका 150 तो लगभग 600 नंबर का टेक्निकल होता था। पर अब इस बार क्या है, 65 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहने वाली है। ठीक, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहने वाली है। तो मैं बता रहा था, अब देखो न्यू पैटर्न में क्या है, आरसीसी अब भी आपकी 10 मार्क की आएगी। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बस ये कम हुआ है, पर आपकी जो वैल्यूज़ है, आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने का चांस है, आपने देखा ओल्ड में भी आपका 10 ही क्वेश्चन आया था, और जो लेटेस्ट आपका आने वाला है वो भी 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो आपका सिलेबस बना है, आपको ओल्ड क्वेश्चन आए हुए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आए उन्हीं के बेस पे बना है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। पर आपको ध्यान रखना है आरसीसी आपका 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आरसीसी आपको मेरे भाई अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना, जितना आपको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ इतना आप कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका आरसीसी वाला कंसेप्ट, आरसी वाला जो सब्जेक्ट की दिक्कत आपकी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो काफ़ी टाइम चला गया इसमें, पर ये ज़रूरी था आपको एक बार क्वेश्चन से रूबरू कराना। मैं आपको देखता हूँ एसएससी मेंस का क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था एसएससी मेंस में। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन आया था, मेंस था, एसएससी का CBT 2 मेंस था। आईएएस कोड से क्वेश्चन देखो आया है। एक क्वेश्चन आया था कि एसटी मिनिमम कितना होगा बीम के केस में, आपने पढ़ा था कि कितना होता है 0.85 BD/FY। मैक्सिमम कितना होता है 0.04 बोलो, या बोलो 4% ऑफ BD बोल दो। ठीक है, ये आपका होता है। अब यहाँ पे बीम के लिए पूछ लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा अजीब था, ये आरसीसी का वॉल्यूम, आरसीसी कॉलम दे रखा था कि आरसीसी कॉलम का ग्रास वॉल्यूम क्या होगा। तो मेरे भाई ग्रास वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, आपने पढ़ा होगा यूनिट वेट, आपका वेट बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है ये तो आपका होता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या था, वो कॉलम दे रखा था, कॉलम का लंबाई दे रखा था, कॉलम में कौन सा रीइंफोर्समेंट यूज हो रहा है उसका आपको एरिया निकालना था, उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करना था, और आपको निकालना था कि इसमें जो कितना वेट आ रहा है। तो अब आपको पता है स्टील का वॉल्यूम कितना होता है 7,850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, यूनिट वेट ऑफ स्टील होता है। तो आप इसको यूनिट वेट को अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट नहीं आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपका आया था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बाकी आप ये क्वेश्चन देखो, इसकी क्या है, क्या औचित्य है, इस क्वेश्चन की क्या औचित्य, क्या औकात है, कुछ नहीं। दो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब, ये हूबहू क्वेश्चन आया था, हूबहू मतलब कह दीजिए इसी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका आया था, 1 वे स्लैब का 2 वे स्लैब का। वहाँ पे जो डेटा दे रखा था चेक करना था कि 1 वे है कि 2 वे है। ठीक, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और वहाँ पे आया था एस्टिमेटिंग का, मान लीजिए बार बेंडिंग शेड्यूल करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे दे रखा था, तो इसको आपको बताना था कितनी लंबाई होगी। हालांकि जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिए
कि जितना क्वेश्चन आपका आरसीसी का 7 से 8 क्वेश्चन है, अभी आप जितनी पढ़ रखे हो अभी आप इतना क्वेश्चन कर सकते हो। थोड़ा बहुत आप अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आरसीसी का जो 10 नंबर है ये आपके झोली में है। ठीक है, आपको लगता टफ है पर आसान है आरसीसी, बहुत ही आसान वे में पढ़ेंगे, ज़्यादा इसको टफ नहीं बनाना है। अभी देखो ये मैंने कहा ना कि आरसीसी किसी एग्ज़ाम में आए, आरसीसी सब्जेक्ट किसी एग्ज़ाम में आ रहा हो और डेवलपमेंट लेंथ का कंसेप्ट ना आए, ये हो नहीं सकता। यहाँ पर भी कैलकुलेटर डेवलपमेंट लेंथ दिया था, पर मेरे भाई जो आरसीसी का ये क्वेश्चन डेवलपमेंट लेंथ आया था वहाँ पे आपको मेंस में कैलकुलेटर अलाउड होता है, कैलकुलेटर अलाउड होता है तो आपको ये पूरा फॉर्म लगाना था। इसमें एलएसएम से था 0.87 या 5/4 टाउ बी डी। अब वहाँ पे टाउ बी डी का मान प्लेन कंक्रीट के लिए दे रखा था। ठीक है, फिर आपको दे रखा था कि आपकी HYSD बार है, तो आपको पता है HYSD बार कितना 60% बढ़ा देते हैं। अगर आप कंप्रेशन होता है तो LD को हम लोग 25% बढ़ा देते हैं। तो ये सारा चीज़ें हम लोग करते हैं, हालांकि इसको हम लोग आगे आपको बताएंगे। और एक क्वेश्चन आपका था लिमिट स्टेट मेथड में जो स्ट्रेन होता है, आपकी जो एजम्पशन है, एजम्पशन ही यही कहती है कि आपकी आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे कंक्रीट की तरफ आपका जो स्ट्रेन होगा वो 0.0035 रहने वाला है, और आपका जो स्टील का फेलियर के लिए कम से कम 0.00 लेस 0.002 प्लस 0.875/ES होगा। तो इस पे क्वेश्चन आपका आया था, और एक क्वेश्चन तो बिल्कुल इसी पे दे दिया था कि ये वैल्यू आपको बतानी थी, यहाँ पे FY का मान 415 रखना था। तो ये क्वेश्चन भी आपका आरसीसी में आया था। ठीक है मेरे भाई, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकालने का फार्मूला आया था, ये निकालना था। यहाँ पे आपको FCK दे रखा था, B भी दे रखा था, XU आपको निकालना था, FY दे रखा था, AST 16 mm बार की 2 नंबर आप बार। तो ये चीज़ें, हालांकि आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा UP JEE में तो वो ऐसे डेटा देंगे कि आप आसानी से अपने पेन पेंसिल से यूज़ करके कर पाओ। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो कर पाए, सभी लोग नहीं कर पाओगे, तुक्का जहाँ मार के आओ। पर ऐसा क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा न्यूमेरिकल आपके UP JEE एग्ज़ाम में नहीं देगा। और मैंने आपको ऊपर डिस्कस करके दिखा ही दिया कि 18 वाले में जो आपका वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ था कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो ये तो रहा मेरा आज का सेशन, जो मेरा रहा कि जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और UP JEE में, और आगे हम लोग कैसे पढ़ेंगे उस पर चर्चा हमने किया। ठीक है, तो और थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है, अब यहाँ से मेरी क्लास स्टार्ट होती है। इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊँगा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट IS कोड को भी डिस्कस करूँगा, और आगे आपके IS कोड के टेबल में लेकर आया हूँ। IS कोड जो रिवाइज हुआ है, क्योंकि काफ़ी अमेंडमेंट हुए हैं, तो मैं बिफोर अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट, प्लेन कंक्रीट क्या होती है, मैं सब आपको डिस्कस करूँगा। पर मैं आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। आज बस आपको ये समझना था, मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट मैंने कर दिया है। बस आप लोगों को बस अपना प्यार देना है, अपने प्यार बढ़ाना है। मैं आपको और कंटेंट दूंगा, और अच्छे वीडियो डालूंगा। आरसीसी का अब मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, तो इसको मैं ख़त्म करके ही वो लूँगा। मैं आप सभी को सपोर्ट ज़रूर करूँगा, बस आपका सपोर्ट करना, आप सबको सपोर्ट करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो ज़्यादा शेयर करना है, लोगों को बताना है। बताओ, पढ़ो, सब लोग मिलजुल के पढ़ो, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ेगा। और बस यही है आज की वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।